बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 4 का सेकंड पोर्शन सॉलिड्स। इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स और प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। इंट्रोडक्शन कहता है कि सॉलिड्स आर दो सब्सटेंस विच आर रिजिड, हार्ड, डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। कि जो सख्त होते हैं, हार्ड होते हैं, उनका अपना डेफिनेट शेप होता है और डेफिनेट वॉल्यूम है, उनको हम सॉलिड्स कहते हैं। सॉलिड में एटम, आयन या मॉलिक्यूल हो सकते हैं जो आपस में क्लोजली पैक होकर एक रिजिड, हार्ड, डेफिनेट शेप में आते हैं। दे आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्सेस। तो इनमें स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं, जैसे आयनिक कंपाउंड होते हैं वो सॉलिड होते हैं क्योंकि उनमें आयनिक बॉन्ड होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। द कंस्टिट्यूएंट एटम्स, आयन और मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड कैन नॉट मूव एट रैंडम। दे एग्जिस्ट एज वेल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट इन सॉलिड्स। कि जो एटम, आयन, मॉलिक्यूल होते हैं सॉलिड्स के, वो अगर रैंडम मूव नहीं कर सकते, जैसे हमने लिक्विड और गैसेस में देखा। ये सिर्फ अपनी जगह पे ऑर्डर फॉर्म में अरेंज होते हैं और वहाँ पे वाइब्रेट कर सकते हैं। इसकी टाइप्स अगर हम बात करें तो टाइप्स इसकी दो तरह की होती हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमॉर्फस सॉलिड। Solids can be classified on the basis of regular arrangement of constituent atoms, ions और molecule। तो जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं उनकी अरेंजमेंट की बेस पे हमने इसकी क्लासिफिकेशन की है। तो पहली हमारे पास है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो होते हैं जिसमें एटम, आयन या मॉलिक्यूल एक थ्री डिमेंशनल अरेंजमेंट में बड़ी अच्छी तरतीब के साथ सेट होते हैं। दो सॉलिड इन विच एटम, आयन, मॉलिक्यूल आर अरेंज्ड इन डेफिनेट थ्री डिमेंशनल पैटर्न आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ये देखें यहाँ पे किस तरह से ये बड़ी अच्छी अरेंजमेंट के साथ आपस में पैक हैं। तो ये हमारे पास जो एग्जांपल है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की एग्जांपल है। ये दूसरी देखें कि इसमें किस तरह से डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम है इनका। तो ये सारी सॉलिड्स की शेप्स हैं। अमारफस सॉलिड, अमारफस सॉलिड वो होता है जिसमें सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं, एटम, आयन या मॉलिक्यूल, वो एक थ्री डिमेंशनल अरेंजमेंट के साथ वेल ऑर्डर फॉर्म में नहीं होते, वो ऐसे रैंडमली अरेंज्ड होते हैं, बेतरतीब उनकी होती है स्ट्रक्चर। ऑल सॉलिड्स आर नॉट क्रिस्टलाइन। द वर्ड अमारफस मीन शेपलेस, कि उनकी कोई शेप नहीं होती। जैसे आपने प्रीवियस पेज पे देखा कि उनकी डेफिनेट शेप थी, क्यूबिक शेप, कोनिक शेप, रेक्टेंगुलर शेप। इस तरह से उनकी एक डेफिनेट शेप होती है। लेकिन जो सॉलिड्स होते हैं उनकी कोई, अमारफस सॉलिड होते हैं वो शेपलेस होते हैं। Amorphous substances are those whose atoms, ion or molecule do not possess a regular orderly arrangement। कि उनकी एक रेगुलर शेप, अरेंजमेंट, सेटिंग ऑफ पार्टिकल नहीं होती। द बेस्ट एग्जांपल हमारे पास ग्लास, प्लास्टिक, रबड़, ग्लू। These substances have solid state property and virtually complete maintenance of shape and volume। ये सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टी तो है लेकिन ये अमॉर्फस सॉलिड है, बट दे डू नॉट हैव एन ऑर्डर क्रिस्टलाइन स्टेट। कि इनकी शेप भी है, वॉल्यूम भी है, सॉलिड स्टेट में भी आते हैं, लेकिन ये ऑर्डर फॉर्म में इनकी अरेंजमेंट नहीं होती। जैसे कि देखें, ये हमारे पास क्रिस्टलाइन है तो इसमें थ्री डिमेंशनल ऑर्डर आ रहा है, और ये अमॉर्फस है तो इसमें कोई भी कहीं से कोई तरतीब नज़र नहीं आ रही। Many crystalline solid can be changed into amorphous solid by melting them and then cooling the molten mass rapidly। कि अगर आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो आप उसको अमॉर्फस सॉलिड बना सकते हैं। उसको मेल्ट करें, मेल्ट करने के बाद उसको रैपिडली कूल कर लें, तो मॉलिक्यूल, एटम या आयन को इतना टाइम नहीं मिलेगा कि वो अपनी जगह के ऊपर वापस सेट हो सकें। तो वो जिधर होंगे उधर ही फ्रीज हो जाएंगे, तो उनकी जो शेप है, स्ट्रक्चर है, वो ख़राब हो जाएगी। तो इस तरह वो क्रिस्टलाइन सॉलिड से अमॉर्फस सॉलिड में चला जाएगा। A long-range regularity does not exist in amorphous solid, but they can possess small region of orderly arrangement। कि amorphous solid में अगर ओवरऑल देखें तो वहाँ पे कोई अरेंजमेंट नहीं होती पार्टिकल्स की, लेकिन कहीं थोड़ा सा पोर्शन ऐसा होगा जहाँ पे वो उनकी ऑर्डर अरेंजमेंट होगी। These crystalline part of otherwise amorphous solid are known as crystallites। कि amorphous solid ओवरऑल अगर हम देखें उस क्रिस्टल को, तो क्रिस्टल नहीं, वो उसकी जो शेप होगी, क्रिस्टल तो उसको नहीं कहेंगे जो amorphous solid होंगे। तो उसमें कहीं कहीं पे कोई पोर्शन आपको थोड़ा सा ऐसा नज़र आएगा जिसमें एटम्स की अरेंजमेंट थोड़ी किसी हद तक नज़र आ रही है, तो वो जो पार्ट होगा उसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइड्स। अमॉर्फस सॉलिड डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, दैट्स व्हाई पार्टिकल ऑफ ग्लास soften over a temperature range and can be molded and blown into various shape। कि अमॉर्फस सॉलिड का कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं उनका
शार्प मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसी वजह से जो ग्लास होता है उसको टेम्परेचर की एक लंबी रेंज के ऊपर सॉफ्ट करते हैं और उसको मोल्ड कर लेते हैं किसी भी शेप में। दे डू नॉट पोसेस डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। आगे हम देखते हैं, अब इससे आगे हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को ही स्टडी करेंगे। अमॉर्फस सॉलिड बस इस यहाँ तक था। हमने इसकी डेफिनेशन देखी, एग्जांपल्स देखी कि अमॉर्फस सॉलिड्स क्या होता है। उसमें क्रिस्टलाइट्स होते हैं जो कि ऑर्डर फॉर्म में उसका कुछ पोर्शन होता है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरह का होता है। इससे नेक्स्ट हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टी देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास है ज्योमेट्रिकल शेप, कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनकी एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होती है। All the crystalline solid have a definite distinctive geometrical shape due to definite orderly arrangement of atom minor molecule in three dimensional space। कि जो पार्टिकल होते हैं सॉलिड के वो थ्री डिमेंशनल स्पेस में बड़ी तरतीब के साथ सेट होते हैं। इस वजह से उनकी एक डेफिनेट शेप होती है। फॉर अ गिवन क्रिस्टल द इंटरफेशियल एंगल एट विच द सरफेस इंटरेक्ट और ऑलवेज सेम नो मैटर इन विच शेप दे आर ग्राउंड। कि जो उनकी ज्योमेट्री होगी उनमें जो इंटरफेशियल एंगल होगा, कि जो दो सरफेस होंगे जहाँ से वो इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, वहाँ पे जो एंगल होगा वो सेम होगा। ये मैटर नहीं करता कि वो किस शेप में ग्रो कर रहे हैं। द फेसेस एंड एंगल्स रिमेन करेक्टरिस्टिक्स इवन व्हेन द मटेरियल इज ग्राउंड टू अ फाइन पाउडर। कि अगर आप उस क्रिस्टल को फाइन पाउडर की फॉर्म में भी पीस देंगे तो भी जो क्रिस्टल के ये फेसेस और एंगल हैं ये उनकी करेक्टरिस्टिक्स रहेंगे। जैसे ये देखें, ये क्यूबिक है, इसमें तीनों लेंथ इक्वल हैं, तीनों एंगल 90 के हैं। इसमें देखें दो लेंथ इक्वल हैं, तीसरी लेंथ ज़्यादा है और तीनों एंगल 90 के हैं। तो ये इनकी ज्योमेट्रिकल शेप है क्रिस्टलाइन सॉलिड की। ये कौन शेप में है? ये पिरामिड है, ये स्फेयर है, ये सिलेंडर है, ये ट्राई एंगुलर प्रिज्म है। तो ये इनकी जो शेप हैं, जो इनके फेसेस हैं और एंगल हैं, ये सेम रहते हैं। ये डिपेंड नहीं करता कि वो किस शेप में ग्रो कर रहे हैं। किसी भी ओवरऑल जो शेप होती है ऊपर से देखने में वो जैसे भी होगी, अंदर जो इनके फेसेस और एंगल होंगे वो सेम रहेंगे। सेकंड हमारे पास है मेल्टिंग पॉइंट। क्रिस्टलाइन सॉलिड की अभी हमने बात की कि इनका शार्प मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्योंकि अभी इससे पहले हमने देखा अमॉर्फस सॉलिड में ग्लास को जो मेल्ट करके किसी भी फॉर्म में मोल्ड कर लेते हैं, किसी भी शेप में उसको डाल लेते हैं, तो वो इसलिए कि उसका फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। अगर उसका फिक्स मेल्टिंग पॉइंट हो तो उसको हम इस तरह से रीशेप ना कर सकें। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसी वजह से हम मेल्टिंग पॉइंट से भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को, अगर हमें उसका मेल्टिंग पॉइंट पता हो। क्लीवेज प्लेन। क्लीवेज का मतलब है टूटना, तोड़ना। प्लेन की फॉर्म में, कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं जब ये ब्रेक होते हैं तो ये इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स, इन द फॉर्म ऑफ प्लेन्स ये आगे पीछे शिफ्ट होंगे। वेन एवर द क्रिस्टलाइन सॉलिड आर ब्रोकन दे डू सो अलॉन्ग डेफिनेट प्लेन्स। कि जब क्रिस्टलाइन सॉलिड को ब्रोक किया जाता है तो वो डेफिनेट प्लेन की फॉर्म में ये फिनोमिना करते हैं। दीज प्लेन्स आर कॉल्ड क्लीवेज प्लेन्स and they are inclined to one another at a particular angle for a given crystalline solids. The value of this angle varies from one solid to another. जैसे ये देखें, ये क्रिस्टल एक बहुत बड़ी, इसकी ये जो दो स्लाइडें थी ऊपर वाली को पुश किया तो ये एक लेयर की फॉर्म में आगे पुश हो गई। तो इस तरह से इनमें प्लेन्स होती हैं। जब उसको हम क्लेव करते हैं, ब्रेक करते हैं, तो इन दी फॉर्म ऑफ प्लेन्स ये ऊपर नीचे शिफ्ट आगे पुश हो जाती हैं। जैसे देखें, ये एक बहुत बड़ी क्रिस्टल आपको नजर आ रही है, इसमें ये हमें लेयर नजर आ रही हैं प्लेन्स। जब भी हम इसको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे तो ये डायरेक्ट इस तरह से पाउडर फॉर्म में नहीं आएगी, ये इन दी फॉर्म ऑफ प्लेन ब्रेक होगी। तो इसको हम कहते हैं क्लीवेज प्लेन। नेक्स्ट आपके पास है एनाइजोट्रॉपी। एनाइजोट्रॉपी एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि जो सब्सटेंस की डायरेक्शन पे, डायमेंशन पे डिपेंड करती है। कि कुछ सब्सटेंसेस ऐसी हैं, जैसे अगर हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो कुछ सब ऐसी हैं कि एक डायरेक्शन में वो प्रॉपर्टी शो करेंगे, दूसरी डायरेक्शन में वो प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ग्रेफाइट है, तो जो ग्रेफाइट होता है वो अलोंग द लेयर कंडक्टर होता है और परपेंडिकुलर टू लेयर वो इंसुलेटर होता है। इसका मतलब है कि ये जो कंडक्टेंस है ग्रेफाइट की, ये इसकी डायमेंशन पे डिपेंड करती है। Some of the crystal show variation in physical property depending upon the direction।
कि डायरेक्शन पे अगर प्रॉपर्टी डिपेंड करें किसी सब्सटेंस की तो उसको हम कहते हैं कि ये एनआइसोट्रॉपिक सब्सटेंस है और ये एनआइसोट्रॉपी का फिनोमिना शो करता है। सच प्रॉपर्टी आर कॉल्ड एनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी and the phenomena is referred to as anisotropy. The physical property of crystalline solid like refractive index, coefficient of thermal expansion, electrical thermal conductivities are sometimes anisotropic in nature for some crystals. ये सब के लिए तो नहीं होता, कुछ क्रिस्टल ऐसा बिहेव करती हैं कि वो उनकी जो प्रॉपर्टी हैं जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है, इलेक्ट्रिकल थर्मल कंडक्टिविटीज़ है, ये डायरेक्शन पे डायमेंशन पे डिपेंड करती हैं। जैसे हमने फॉर एग्जांपल ग्रेफाइट को देखा तो ग्रेफाइट अलोंग द लेयर कंडक्टर है और परपेंडिकुलर टू लेयर इंसुलेटर। सिमेट्री द रेपिटेशन ऑफ फेसेस एंगुलर एड्स व्हेन अ क्रिस्टल इज रोटेटेड बाय 360 अलोंग इट्स एक्सेस इज कॉल्ड सिमेट्री। कि जब हम किसी क्रिस्टल को 360 एंगल पे रोटेट करते हैं तो उसमें फेसेस एंगल्स और एज की रेपिटेशन होती है, तो इसका मतलब है जैसे आप उसको रोटेट करेंगे तो उसमें एक सिमेट्री आ रही है। This is important property of the crystals and there are various types of symmetry element found in the crystal. ये क्रिस्टल की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और आपके पास काफ़ी टाइप्स की सिमेट्री होती हैं जैसे सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सेस ऑफ सिमेट्री। जैसे ये फॉर एग्जांपल देखें कि ये देखें इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि अगर हम इस क्रिस्टल को इसमें प्लेन के फॉर्म में यहाँ से कट करते हैं तो इसके फेसेस और एंगल दोनों साइडों पे सेम होंगे, इस तरफ भी और इस तरफ भी। अगर इस प्लेन में करें तो भी इसके एंगल और फेसेस सेम होंगे। अगर इसमें डायगोनल फॉर्म में करते हैं तो भी दोनों साइडों पे इसके फेसेस और एंगल सेम होंगे। तो इसका मतलब है इसमें डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसमें रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री है और इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। जैसे ये देखें यहाँ पे आपके पास है एक्सेस ऑफ सिमेट्री कि इसको एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जी एक्सेस किसी एक्सेस पे भी कट करते हैं तो दोनों साइडों पे इसका जो फेसेस होंगे, एंगल एज होंगे वो सेम होंगे। तो इसका मतलब है कि ये सिमेट्रिक सब्सटेंस है, सिमेट्रिक कंपाउंड है और ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी शो करता है। हैबिट ऑफ क्रिस्टल, हैबिट ऑफ क्रिस्टल वो होती है कि जिसमें कोई भी क्रिस्टल यूजुअली ग्रो करती है। अगर आप उसकी ग्रो की कंडीशन सेम रखते हैं तो वो हमेशा सेम क्रिस्टल फॉर्म में आएगी। अगर आप उसकी कंडीशन में चेंज लाएंगे तो वो क्रिस्टल की फॉर्म भी चेंज हो जाएगी। द शेप ऑफ अ क्रिस्टल इन विच इट यूजली ग्रो इज कॉल्ड हैबिट ऑफ क्रिस्टल। क्रिस्टल की एक ऐसी शेप जिसमें यूजली ग्रो करती है उसको हम कहते हैं हैबिट ऑफ क्रिस्टल। Crystals are usually obtained by cooling the saturated solution or by slow cooling of liquid substance. ये हमने सेकंड चैप्टर क्रिस्टलाइजेशन में देखा था कि क्रिस्टल हम किस तरह से हासिल करते हैं कि सैचुरेटेड सोल्यूशन बना के उसको कूल करते हैं या किसी भी लिक्विड सब्सटेंस को स्लो कूल करते हैं तो उसमें क्रिस्टल बनकर नीचे प्रेसिपिटेट बन जाती हैं। दीज आर फॉर्म बाय ग्रोइंग इन वेरियस डायरेक्शन। तो डिफरेंट डायरेक्शन की हमारे पास क्रिस्टल्स होती हैं। If the condition for growing a crystal are maintained, then the shape of crystal always remain the same. कि अगर आपके पास कंडीशन सेम है क्रिस्टल को ग्रो करने की तो आपके पास सेम शेप की क्रिस्टल हमेशा ग्रो करेगी। लेकिन अगर आप उसकी कंडीशन चेंज कर देते हैं तो फिर आपके पास शेप ऑफ क्रिस्टल भी चेंज हो सकती है। फॉर एग्जांपल NaCl, आपको पता है कि ये बहुत सिंपल इसकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, क्यूबिक होती है। Cubic crystal of NaCl become needle-like when 10% urea is present in its solution as an impurity. कि अगर आपके पास प्योर सोडियम क्लोराइड है तो वो क्यूबिक फॉर्म में ग्रो करेगा, लेकिन अगर आप उसमें 10% यूरिया पहले से मौजूद है एज ए इम्प्योरिटी या आप उसमें डाल देते हैं तो वो क्यूबिक क्रिस्टल अब नीडल लाइक बन जाएंगी। तो इसका मतलब है कि आपने उसकी कंडीशन चेंज कर दी। कंडीशन चेंज करने से क्यूबिक क्रिस्टल नीडल क्रिस्टल में कन्वर्ट हो। आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें आपके पास दो डिफरेंट सब्सटेंसेस सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। आइसोमॉर्फिज्म इज द फिनोमेना इन विच टू डिफरेंट सब्सटेंसेस एग्जिस्ट इन द सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म्स। These different substances are called isomorphs of each other. A crystalline form is independent of the chemical nature of atom. एक उसकी जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है किस क्रिस्टल में वो ग्रो करेगा ये एटम की नेचर पे डिपेंड नहीं करता। ये डिपेंड करता है कि कितने एटम हैं और वो किस तरह से आपस में कंबाइन कर रहे हैं। नंबर ऑफ एटम एंड देयर वे ऑफ कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करेगा क्रिस्टल
उसकी जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है वो उसकी केमिकल नेचर पे डिपेंड नहीं करती। जैसे ये देखें, सोडियम नाइट्रेट है, पोटाशियम नाइट्रेट है, ये दोनों रोम्बोहेड्रल फॉर्म में होते हैं। पोटाशियम सल्फेट है, पोटाशियम क्रोमेट है, दोनों आर्थोरोम्बिक फॉर्म में होते हैं, यानी कि दो डिफरेंट सब्सटेंसेस सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म। टू डिफरेंट सब्सटेंसेस एग्जिस्ट इन सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म। ये एक ही फॉर्म है रोम्बोहेड्रल। दो सब्सटेंस इसमें आ रही हैं, सोडियम नाइट्रेट और पोटाशियम नाइट्रेट। इस तरह ये बाकी भी एग्जांपल हैं, ये उनकी रेशो है, यानी कि एक सोडियम एक नाइट्रोजन तीन ऑक्सीजन 113, इधर एक पोटाशियम एक नाइट्रोजन तीन ऑक्सीजन 113। तो इन दोनों की रेशो भी सेम है, इसलिए ये सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ रही हैं। तो इसको हम कहते हैं आइसोमॉर्फ्स। ये दोनों कंपाउंड, दोनों सब्सटेंसेस जो सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म में ग्रो करती हैं, उसको हम कहते हैं आइसोमॉर्फ्स, और ये फिनोमेना आइसोमॉर्फिज्म कहलाता है। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म होता है जिसमें एक सब्सटेंस दो डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में ग्रो करती है। पॉलीमॉर्फिज्म इज अ फिनोमेनन इन व्हिच कंपाउंड एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म। कि इधर दो कंपाउंड थे, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म थी, यहाँ पे एक कंपाउंड है, दो क्रिस्टलाइन फॉर्म है। दैट कंपाउंड व्हिच एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिक एंड दिस फॉर्म आर कॉल्ड पॉलीमॉर्फ्स। सब्सटेंस जैसे देखें सिल्वर नाइट्रेट है, ये रोम्बोहेड्रल में भी होता है और आर्थोरोम्बिक में भी होता है, लेकिन इनमें टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। ये भी हम इसी लेक्चर में देखते हैं कि टेम्परेचर इसका रोम्बोहेड्रल में सिल्वर नाइट्रेट का टेम्परेचर और होगा और आर्थोरोम्बिक में इसका टेम्परेचर और होगा। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट ट्राइगोनल में भी होता है और आर्थोरोम्बिक में भी होता है। तो यहाँ पे ट्रांजिशन टेम्परेचर हम देखेंगे, उसकी बेस पर चेंज होता है। एलोट्रॉपी, द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म इज नोन एज एलोट्रॉपी। अब देखें, एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म, पीछे हमने देखा पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म में एक कंपाउंड एक से ज़्यादा फॉर्म में होता है। यहाँ एलोट्रॉपी में एक एलिमेंट एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। तो ये डिफरेंस भी आपने जहन में रखना है कि पॉलीमॉर्फिज्म में कंपाउंड का फिनोमेना है और एलोट्रॉपी एक एलिमेंट का फिनोमेना है। सल्फर, फास्फोरस, कार्बन, टिन आर सम इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ एलोट्रॉपी। अब देखें, सल्फर है रोम्बिक और मोनोक्लिनिक में, कार्बन है क्यूबिक और हेक्सागोनल में, टिन है क्यूबिक में और टेट्रागोनल में। तो यहाँ पे भी टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, इनकी थर्मल एनर्जी में डिफरेंस होगा, जिसकी वजह से इनकी क्रिस्टल फॉर्म डिफरेंट होती है। जैसे देखें ये ट्रांजिशन टेम्परेचर, तो ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है कि ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर दो क्रिस्टलाइन फॉर्म को एग्जिस्ट कर रही होती हैं। It is that temperature at which two crystalline form of the same substances can coexist in equilibrium with each other। कि जैसे अभी हमने बात की, ये रोम्बिक और मोनोक्लिनिक है, तो एक ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर ये दोनों रोम्बिक भी होगी मोनोक्लिनिक भी होगी, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। उस टेम्परेचर से नीचे जाएंगे तो रोम्बिक होगी, उससे ऊपर चले जाएंगे तो वो मोनोक्लिनिक होगी। एट दिस टेम्परेचर वन क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ ए सब्सटेंस चेंज इनटू अदर। तो ये दोनों एक्विलिब्रियम में होते हैं, एक फॉर्म दूसरी में चेंज होती रहती है। अबव एंड बिलो दिस टेम्परेचर ओनली वन फॉर्म एग्जिस्ट। अब ये जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है, इससे ऊपर एक फॉर्म होगी, इससे नीचे आएंगे तो दूसरी फॉर्म एग्जिस्ट करेगी। अ फ्यू एग्जांपल फॉर दो सब्सटेंस विच शो एलोट्रॉपी एंड पोसेस ट्रांजिशन टेम्परेचर आर गिवन बिलो। ये देखें, ग्रे टिन है 13.2 डिग्री सेल्सियस पे, वाइट टिन टेट्रागोनल है। तो 13.2 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो टिन होगा वो दोनों फॉर्म में होगा, क्यूबिक में भी और टेट्रागोनल में भी, ये एक्विलिब्रियम में होगा। अब 30.1 करेंगे तो क्यूबिक हो जाएगा, 13.23 करेंगे तो ये टेट्रागोनल हो जाएगा। इसका मतलब है ये जो टेम्परेचर है, इन टेम्परेचर के ऊपर ये दोनों फॉर्म को एग्जिस्ट कर रही हैं। जैसे ही आप इससे 0.1 ऊपर जाएंगे या नीचे आएंगे तो एक फॉर्म आपके पास आ जाएगी। तो इस टेम्परेचर को हम कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर।